जो है कुछ अलग बात करेंगे। आज करेंगे पिछड़ों के नायक बीपी मंडल साहब का जयंती है, उनके बारे में बात करेंगे। कैसे उन्होंने पिछड़ों को अधिकार दिलाया, और जब तक ये जो है मंडल कमीशन पास नहीं हुआ था उससे पहले जो है पिछड़ों के क्या अधिकार थे या नहीं थे, क्या थी, सब चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ जो है प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर अविनाश यादव, इनसे बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साहब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज जो है पिछड़ों के नायक जो हैं बीपी मंडल जी का आज जयंती है, क्या कहेंगे? देखो साहब, अभी तो अगर हम बात करें आज के युवा की तो उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि बीपी मंडल साहब कौन थे, ठीक है, और उनका क्या योगदान था और किस तरह से जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है पिछड़े जातियों के लिए, उनको आरक्षण दिलाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया है वो संघर्ष क्या है, ठीक है। जहाँ तक हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान देश आज़ाद होने के बाद संविधान लागू हो गया था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसी समय अनुसूचित जाति जनजाति जो दलित है, दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण लगा दिया था, लेकिन वहाँ एक कॉलम छोड़ दिया। उस समय भी गलती हुई थी, कॉलम छोड़ दिया गया पिछड़ों के लिए कि पिछड़ों के लिए भी आरक्षण उनकी जनसंख्या के हिसाब से लगना चाहिए। फिर 60 के दशक में ये मुहिम तेज हुई, ठीक है, और मंडल साहब ने इस मोर्चे को संभाला और लगभग उन्होंने 79 में सिफारिशें जो है जमा करी। इंदिरा गांधी जी को जो है जनता पार्टी की सरकार थी, हाँ, तो उस समय वो रिपोर्टें सौंपी। उसमें तकरीबन इन्होंने 35-36 सिफारिशें दी थी कि पिछड़ों के लिए 35-36 ये सिफारिशें हैं जिनको लागू करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश इंदिरा गांधी जी का उस समय देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो वो मामला वहाँ रफा दफा हो गया। फिर जब तीसरे मोर्चे की सरकार बनी तो 90 के दशक में बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करी और बड़े दबाव के बाद उन्होंने लागू करी, और उसमें भी सिर्फ 2 सिफारिशें लागू हुई। अच्छा, एक तो पढ़ाई में 27% आरक्षण मिलेगा, जबकि 1931 की जातिगत जनगणना के अनुसार पिछड़ों की जो संख्या है वो 54% थी। 54% जी, तो आरक्षण मिलना चाहिए था 54%, उसका आधा आरक्षण दिया गया 27%, और वो भी राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया। कोई राज्य चाहे तो वो 27 दे, कोई चाहे तो कम दे। केंद्र की तरफ से 27%। तो उसमें कई राज्य ऐसे हैं जैसे झारखंड है, मध्य प्रदेश है, कई राज्य ऐसे हैं जहां भी 14% आरक्षण मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा नौकरी में कि नौकरी में 27% का आरक्षण है, और ये जो सिफारिशें लागू हुई 90 के दशक में और फिर हायर एजुकेशन में 2006 में जाके ये इम्प्लीमेंट हुआ। सोच लीजिए कि वो जो एक मनवाद और ब्राह्मणवाद को तोड़ने में हमारे देश को 16 साल 17 साल लग गए। 2006 में हायर एजुकेशन में ये सिफारिशें लागू हुई। अब जाके उसी मंडल आयोग की पैदाइश है जो आज के समय आप देख रहे होगे सामाजिक न्याय की जितने भी प्रोफेसर बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, जेएनयू के हों, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, आप सभी लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इंटरव्यू लेते रहते होंगे, और तमाम ऐसे लोग हैं जो अब मेरे ख्याल से देश के बड़े चेहरे हो गए हैं, चाहे वो दिलीप मंडल साहब हों, चाहे वो लक्ष्मण यादव जी हों, तो ये सब लोग मंडल आयोग के पैदाइश हैं। और अब जितने भी पिछड़े वर्ग, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो या एजुकेशन में हो, कहीं भी हो, ये पिछड़े वर्ग के लोग अब पहुंच रहे हैं। अब पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, हालांकि वो 27% ही है, सिंबॉलिक है। IAS PCS में भी अब कई पिछड़े जा रहे हैं, ठीक। पहले तो ये संख्या शून्य थी, 1990 से पहले ये संख्या शून्य थी। आप सरकार के आंकड़े देख लो, सभी विभागों के आंकड़े देख लो, ये आंकड़े पहले शून्य थे। अब कई डिपार्टमेंटों में ये 2% 4% है, कई जगह 6% है, और कई जगह 15-20%। आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग को उठाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष कहा जाता है कि सामाजिक न्याय की बात की इन्होंने, सामाजिक न्याय के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। तो आज के समय के जो OBC हैं या पिछड़ी जाति के जो जातियाँ हैं, चाहे कोई भी हो, क्या लगता है कि अब वो जो इन्होंने मेहनत की उसका रंग आज ला रहा है, या वो कहीं राह भटक रहे हैं, हिंदू बन रहे हैं या कुछ और बन के? देखो साहब, संघर्ष जो 1990 के दशक में हुआ तब से लेके जो ट्रैक था वो 2014 तक तो सही चलता रहा। लोग हायर एजुकेशन
एजुकेशन में जाते रहे, आरक्षण के महत्व को समझते रहे और आगे बढ़ते रहे। लेकिन 2014 के बाद जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तो इन्होंने और आरएसएस ने बड़ी चालाकी और चतुरता के साथ जो पिछड़े वर्ग का युवा है और जो इसमें काफ़ी एससी के भी बच्चे हैं, दलितों के भी काफ़ी बच्चे हैं, इनको हिंदू बनाने की होड़ में लगा दिया। जो ये एक हिंदू मुस्लिम का एंगल लाए हैं ना ये लोग, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब जो ताज़ा तरीन पिछले 7-8 साल की चीज़ें देखो तो नौकरी में भी और एजुकेशन में भी और तमाम जो सिस्टम है हमारे देश का, इसमें पिछड़ों को और दलितों को उस प्रपोर्शन में मौके नहीं मिल रहे हैं। कारण क्योंकि बीजेपी हमेशा आरक्षण का और समानता का विरोध करती रही है। बीजेपी हमेशा एक मोनोपोली में रही है। इनके क्या है, फासिस्ट विचारधारा है। अच्छा। ये मनवाद को, सामंतवाद को और फांसीवाद को बढ़ावा देते रहे। ये चाहते हैं समाज में दो वर्ग रहे, एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास। ये मिडिल क्लास को खत्म करना चाह रहे हैं और काफी हद तक ये उस पे काम भी कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब, इसमें तो मुस्लिमों को घाटा होगा या फिर खुद जो जाति है, हिंदू जातियाँ जैसे यादव हैं या कई ओबीसी जातियाँ हैं, तो उनको भी घाटा है क्या हिंदू मुस्लिम करने से? देखो साहब, यूपी का यादव और बिहार का यादव ये तो सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर सिर्फ यादवों की बात करें, हरियाणा का यादव हिंदू बना हुआ है, हरियाणा में सामाजिक न्याय के लिए जाट संघर्ष कर रहा है। यही कमोबेश स्थिति है राजस्थान में। राजस्थान और गुजरात में जो यादव है, मध्य प्रदेश में यादव है, आपका इधर आ जाइए महाराष्ट्र में जो कास्ट है ना, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठा सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है, मध्य प्रदेश में सिर्फ कुर्मी सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि यूपी बिहार में कुर्मी हिंदू बना हुआ है, यूपी बिहार में लोधी हिंदू बना है, यूपी बिहार में जाट गुजर ये जो पिछड़ी जाती हैं ये हिंदू बनी हुई। समस्या ये है कि बीजेपी ये देखती है किस राज्य में कौन सी जाति, पिछड़ी जाति डोमिनेंट है। जैसे यूपी में यादव डोमिनेंट है, बिहार में यादव डोमिनेंट है, तो बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं उनके पास जा जाके ये बोलते हैं कि ये जो यादव है ये तुम्हारा हक मार रहे हैं। हरियाणा में जाट डोमिनेंट है, तो जो यादव, सैनी और बाकी जातियां हैं ना, उनसे ये कहते हैं कि जाट तुम्हारा हक मार रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुर्मी डोमिनेंट है, तो मध्य प्रदेश में बाकी जातियों से कह रहे हैं कि साहब कुर्मी तुम्हारा हक मार रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठों के लिए बोलते हैं कि मराठे तुम्हारा हक मार रहे हैं। तो मतलब बीजेपी अपनी तोड़ने वाली रणनीति अंदर जो जातियां, हिंदू में भी जातियों में बांट रखा है जी। कई हिंदू की जो जातियां हैं जैसे यादव है, कुर्मी है, जाट है, गुजर हैं और मराठी, जैसा आपने बताया कि सब ये पिछड़ी जातियों में आती हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी बांटा गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कुर्मियों में भी विभेद कर रखा है इन्होंने, ठीक है। जैसे किसान आंदोलन में आपने देख रखा होगा ना, मोदी जी के बयान आते थे, अमीर किसान, गरीब किसान, छोटा किसान, बड़ा किसान। इसी तरीके से इन्होंने जाटों में भी विभेद कर रखा है कि ये जाट हरियाणा का जाट, यूपी का जाट, ठीक है साहब, राजस्थान का जाट। ऐसे ही यादवों में हमारे विभेद कर रखा है। यादवों में इन्होंने दो कैटेगरी चला दी है साहब कि घोसी और कमरिया, ग्वाल या ढिढोर। तो ये हमेशा तोड़ने का काम करते हैं। और चाहे संविधान हो हमारे देश का, चाहे वो मंडल साहब की जो रिपोर्ट हो, चूंकि आज मंडल साहब की जयंती है तो हम उसी पे चर्चा करेंगे। हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। जो मंडल साहब है, मंडल साहब ने हमेशा जोड़ने की बात की है कि जो पिछड़ी जातियां हैं जिनकी संख्या 54% थी, अगर आज उनकी जनगणना हो तो वो 54% से ज़्यादा ही निकलेंगे, तो उनको सभी सरकारी संस्थानों में, और जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे आपका विधानसभा हो, विधायिका हो, हर जगह उस प्रोपोर्शन में आरक्षण मिलना चाहिए। अभी भी ये देख लीजिए आप कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, यहाँ पे पिछड़ों के लिए सीटें सुरक्षित नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो आरक्षित है सीटें, लेकिन पिछड़ों के लिए नहीं है। भाई क्यों नहीं है? बीपी मंडल, अगर बात करें बीपी मंडल जी को नायक क्यों कहा जाता है पिछड़ों की? क्या हालात पहले थे जब ये बीपी मंडल कमीशन पास नहीं हुआ था, और क्या हालात अब सुधार हुए उसके बाद के? देखो साहब, 1990 से पहले की अगर हम बात करें तो 0% चाहे आप चिकित्सा ले लो, शिक्षा ले लो, चाहे आप सिविल सर्विसेज ले लो, चाहे आप जुडिशरी ले लो, सभी जगह पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व तो 0 था। कोई भी, ना तो हायर एजुकेशन में कोई बच्चा PhD कर रहा था, ना कोई शिक्षक बन पा रहा था,
ना कोई डॉक्टर बन पा रहा था, ना कोई अच्छा इंजीनियर बन पा रहा था, ना कोई आईएएस ऑफिसर बन पा रहा था, और इक्का दुक्का जो थे तो उन्हें अपनी जातियां छुपानी पड़ती थी। जाति छुपा के वो सिंह लिखते थे, जिससे कि सामने किसी को पता ना लग पाए कि ये पिछड़ी जाति से है। लेकिन 90 के बाद से सिनेरियो चेंज हुआ, आरक्षण मिला, और वो आरक्षण का दम है कि इस बार की अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें, 27% पिछड़ी जाति के लोग पहुँचे हैं। आईएएस पीसीएस बने हैं 27%। अच्छा। अगर हम पीएचडीज की बात करें तो बड़ी संख्या में यादवों, जाटों, गुजरों, कोरियों, कुर्मियों, लोधियों के बच्चे जो है पीएचडी कर कर के निकल रहे हैं, और ये लोग सामाजिक न्याय के महत्व को समझ रहे हैं, और ये सामाजिक न्याय के लिए कम से कम अपनी बात तो रख रहे हैं। बिल्कुल। क्या अच्छा, अरुणेश यादव जी, आपने कहा कि बीपी मंडल जी की रिपोर्ट उन्होंने लागू की पिछड़ों के लिए, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो उनकी रिपोर्ट आने से पहले कोई आईएएस अधिकारी भी नहीं बन पाता था। उनकी रिपोर्ट आने के बाद आज मुख्यमंत्री भी हैं, आईएएस भी हैं, बड़े लेवल पे अधिकारी हैं। लेकिन आप लोग जो उन्होंने रास्ता दिखाया, आप पिछड़े की बात करते हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा, मतलब देखो साहब, अब इस समय आपका सवाल बहुत बढ़िया है। मंडल आयोग की जो सिफारिशें लागू हुई, उस समय की जो पैदाइश थे, जो भी नेता थे, चाहे वो किसी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस थे, वो सामाजिक न्याय की बात करते थे बीजेपी में, ठीक है। इसमें कांग्रेस में हम बात करें तो बाबू दर्शन सिंह यादव थे, बाबू बलराम यादव थे, बाबू सिंह गौर जी थे, तमाम नेता थे कांग्रेस में भी जिन्होंने पिछड़ों के लिए संघर्ष किया। इसके अलावा जनता दल और जो जनता पार्टी है, इसमें मुलायम सिंह, लालू जी, नीतीश कुमार जी, तो ये इन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। इन्हीं लोगों का संघर्ष है ना, मंडल साहब के आगे इन लोगों का संघर्ष है जो हम लोग आज यहाँ पहुँचे। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है, जिसकी उम्र अभी 15 से 25 के बीच में है, इन्हें संविधान का महत्व समझाएं, इन्हें आरक्षण का महत्व समझाएं, और इनको मेन स्ट्रीम लाइन में लेके आएँ, मुख्य धारा में लेके आएँ। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब सोशल मीडिया, पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले आदमी 1 to 1 बात करता था, और बात जब आप आमने सामने करेंगे तो उसमें तर्क संगत बात होगी, और तर्क संगत बात होने से क्या होता है कि जो आदमी सही है, जिसके पास फैक्ट्स हैं, तो उसकी बात को सब लोग मानते थे। अब सोशल मीडिया का जब से ज़माना आया है, और ख़ास तौर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इसने सामाजिक न्याय को कमज़ोर कर दिया। यूट्यूब पे फर्जी वीडियो आते हैं, यूट्यूब पे आप देखो 100 में से 90 वीडियो ऐसे रहेंगे जो बीजेपी आईटी सेल जिनको बनाने का काम कर रही है, और ये हमेशा ये कहेंगे कि साहब आरक्षण जो है ना, आरक्षण मिलना चाहिए, साहब आरक्षण होना चाहिए स्टेटस के हिसाब से। अब ये बताइए, जो 10% का आरक्षण दिया गया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो ये आरक्षण क्या सवर्णों को मिलना चाहिए? अगर हम इसको गहराई में जाएं तो इसमें कहीं ये तो नहीं लिखा है कि ये जो EWS है ये किसके लिए है, ये सभी के लिए होना चाहिए। इसका लाभ गरीब मुस्लिम को भी मिले, इसका लाभ गरीब दलित को भी मिले, इसका लाभ गरीब OBC को भी मिले। लेकिन चूंकि सरकार इस समय बीजेपी की है, तो वो जो 10% आरक्षण है, वो आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है? सिर्फ RSS के लोग। उसमें सारे सवर्ण भी वो आरक्षण नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि EWS के सर्टिफिकेट सिर्फ वही बना पा रहे हैं, या उनके ही बन रहे हैं जो RSS के थ्रू अपना जाके वहाँ तहसील से या कचहरी से उसको सर्टिफाई करवा लेते। हर आदमी सर्टिफाई भी नहीं करवा पाता है। और अगर हम OBC के सर्टिफिकेट की बात करें तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पिछड़ों के सर्टिफिकेट भी बनने में दिक्कत आती है। वो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का भी सिस्टम है। अभी एक रोहिणी कमीशन की और सिफारिशें बीजेपी लागू कर रही है। अब उसमें क्या होगा कि जो OBC है, पिछड़ा जाती है, पहले खेती की इनकम और जो आपकी सैलरी है ये क्रीमी लेयर में नहीं आती थी, ये आपकी इनकम में ऐड नहीं होती थी। लेकिन अब रोहिणी कमीशन की सिफारिश अगर बीजेपी ने लागू कर दी, जिसको वो ये बैकडोर से करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी वाले हमेशा बैकडोर से ही काम करते हैं, फ्रंट से कभी नहीं करते, तो जितनी OBC जातियां हैं लगभग सब क्रीमी लेयर में आ जाएंगी और जो पिछड़ों का आरक्षण है इसका महत्व तो खत्म हो जाएगा। सर, आरक्षण, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आरक्षण को बैसाखी
आरक्षण को कहा जाता है कि बैसाखी है, बैसाखी के थ्रू लोगों को ऊपर पहुंचाया जा रहा है, चाहे SC ST आरक्षण हो, चाहे OBC आरक्षण हो। तो अब तो आरक्षण वैसे भी ख़त्म करना चाहती है सरकार के सामने बात की, तो क्या लगता है आरक्षण वाकई में जो है बैसाखी है क्या लोगों के लिए? देखो साहब, अगर आरक्षण बैसाखी है तो जो जुडिशरी में लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है, जुडिशरी में जो चीफ जस्टिस है उसी का लड़का चीफ जस्टिस क्यों बन रहा है? जो ये कॉलेजियम सिस्टम है, जो ये लेटरल एंट्री के जरिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों के तमाम सचिव बना दिए जाते हैं, इसे आप क्या कहोगे? ये आरक्षण नहीं है, ये भी आरक्षण है। और मंदिरों में जो पुजारी है वो ब्राह्मण ही क्यों है? 99% मंदिरों में पुजारी ब्राह्मण होते हैं, 100% लगभग। हालांकि तमिलनाडु में स्टालिन साहब ने वहाँ आरक्षण लगा दिया है, वहाँ जाति के हिसाब से पुजारी बन रहे हैं, दलित का बच्चा भी पुजारी बन रहा है, OBC का बच्चा भी बन रहा है। और आपके यहाँ भी जो मौलवी हैं, मौलवियों में भी एक कैटेगरी होती होगी, वही मौलवी बनते होंगे। तो कोई बन जाता है, मुस्लिम में सब हम भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, कम से कम ये चीज़ तो अच्छी है। और भी तमाम चीज़ें हैं। मेला ढोने का काम दलित ही क्यों करे? हैं, झाड़ू करने का काम दलित ही क्यों करे? समाज में जो गंदगी उठाने का काम है वो दलित ही क्यों करे? उसको भी आप सवर्णों से करवाइए, वो भी तो एक तरीके का सारे काम बराबर, सारे काम बराबर होने चाहिए। भाई पंडिताई और भक्ताई तो करेंगे पंडित जी, और गंदगी उठाने का काम करेंगे वो दलित करेगा, ऐसा क्यों? वाल्मीकि क्यों करेगा? तो आरक्षण बैसाखी नहीं है, आरक्षण समाज को बराबरी में लाने का एक प्रयास है, और जो जिस प्रयास को भारतीय जनता पार्टी कमजोर कर रही है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, चूंकि आज मंडल साहब की जयंती है, हमें आज संकल्प लेना होगा कि मंडल साहब ने जो संघर्ष किया और 80 से 90 के दशक में जितने भी हमारे जो पूर्वज थे, महापुरुष थे, इन लोगों ने जो संघर्ष किया, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस संघर्ष को आगे लेके जाएं, जिससे कि जितनी भी दलित, शोषित और वंचित जातियां हैं वो इसका लाभ उठा सकें। बिल्कुल साफ तौर पे जो है OBC के जो नायक हैं BP मंडल जी का जयंती, और साफ तौर पे हमने इसलिए याद किया और आरक्षण की बात की, OBC आरक्षण हो चाहे SC ST आरक्षण हो, कि अगर समानता की बात करते हैं तो हर जगह पे समानता होने चाहिए। अगर झाड़ू लगाने वाला जनरल यानी पंडित भी हो, पूजा करने वाला दलित भी हो, तो इस तरह समानता की बात जो है, सामाजिक न्याय की बात करनी है। और आजकल के युवाओं को ये बात को समझनी होगी, जितनी जल्दी समझेंगे उतना जो है समाज के लिए अच्छा होगा। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।